वंदे मातरम जुड़े हुए नेटवर्क 10 के साथ और देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये पदयात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली जाएगी। कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसके लिए तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी किस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और आखिर भारत जोड़ो यात्रा के क्या मायने हैं और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहती है, बड़ा सवाल यही। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और शुरुआत कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं तमिलनाडु। आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं अगुवाई, पहुंच चुके हैं तमिलनाडु। 150 दिन में 3,570 किलोमीटर का सफर तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 12 राज्यों से होकर गुजरेगी पदयात्रा। सामाजिक संस्थाओं को जुड़ने का आह्वान किया गया है। मिशन 2024 को लेकर यह कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये चुनावी मोड। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पदयात्रा होगी और कांग्रेस ने कन्याकुमारी में गांव भी बसा लिया। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं 2024 के लिए और कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। कांग्रेस ने भी आज से शुरू कर दी भारत जोड़ो यात्रा। 12 राज्यों से यात्रा होकर गुजरेगी, एक लंबा सफर तय करेगी। पदयात्रा के माध्यम से तमाम राज्यों को एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा सत्ता के टेम्परेचर में। फिलहाल दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सभी दल कवायद में जुटे हुए 2024 के लिए और शायद यही कवायद कांग्रेस के भी भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। हाँ, देखिए, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उसका राजनीतिक मकसद नहीं है और जो पूरे देश में जो एक वैमनस्यता का एक माहौल पैदा हो रहा है, जो घृणा का जो वातावरण हो रहा है, उसके खिलाफ जो है सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का मकसद इसका है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके बहाने वो अपने संगठन को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश में रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की, और जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई उम्मीद भरने और एक नया उत्साह पैदा करने की कोशिश करेगी। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि राजनीतिक मायने तो है। देखिए, राजनीति के बिना जो है कोई भी राजनीतिक दल जो है उसका मकसद ही होता है राजनीतिक काम करना। और राजनीतिक कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो देश का मुद्दा हो या फिर वो जनता का मुद्दा हो, तो उसको लेके ही चल के जो है राजनीतिक दल जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको उन मुद्दों से जुड़ना ही होता है। उनसे जुड़ के ही वो जनता का समर्थन हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अपने आप में है ही है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं इस देश में वो उसको लेते हुए चिंता का विषय है। बहुत से लोग चिंतित हैं, बहुत से नागरिक चिंतित हैं, बहुत से जो है कि विपक्षी दल चिंतित हैं। तो निश्चित रूप से इसका महत्व है, लेकिन ये एक कोशिश है कांग्रेस की एक संजीवनी देने की अपने को, ताकि जो है उनके साथ और लोग जुड़े, बिल्कुल। जो आम जनता है वो जुड़े, कार्यकर्ता जुड़े, और कार्यकर्ता उससे जुड़ते चले जाएं और अंत में 2024 का जो लक्ष्य है उनका, उसको वो हासिल कर पाए। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, और एक कोशिश जरूरी भी है क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, सत्ता में सिरमौर रही है कांग्रेस, लेकिन आज के समय में देखें और 2014 के बाद से देखें तो रसातल में जा चुकी है। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे नहीं, कांग्रेस संघर्ष करती नजर नहीं आएगी, लोगों के बीच पहुंचेगी नहीं, तब तक कांग्रेस उभर नहीं सकती, ऊपर नहीं आ सकती। और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की यही कोशिश है कि एक बार फिर से उभरने की कोशिश करें और जिस तरह से वो गर्त में चली गई है सियासत के, उभरते हुए वो 2024 की तैयारी करें। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए इस समय करो और मरो की स्थिति है। जिस तरीके से एक राष्ट्रीय दल होते हुए क्षेत्रीय दल जिस तरह तवज्जो नहीं दे रहे हैं और तो और गठबंधन करने को तैयार नहीं है, तो इस समय अपना अस्तित्व बचाए रखना, 2024 के इलेक्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना और मजबूती के साथ जो नंबर गेम है, नंबर बढ़ाना, एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। और मैं समझता हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज किया गया है,
कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। तो हम देखेंगे अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस का जो संगठन है वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में पहुंच चुका है। बहुत सारे सीनियर लीडर कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे दौर में, ऐसे संक्रमण के दौर में यात्रा हो रही है और यात्रा का जो ऑब्जेक्ट है भले ही राजनीतिक न हो, लेकिन जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता बुरी तरह त्रस्त है और जनता चाहती है कि विपक्षी पार्टियां या विपक्ष उसकी आवाज बने, बिल्कुल आगे बढ़कर सरकार पर दबाव बनाए और सरकार को झुकाए कि वो महंगाई को कम करे, बिल्कुल बेरोजगारी पर कोई एक अपना स्पष्ट रोड मैप बताए और बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाए। ऐसे में आशा की जो किरण है बिल्कुल वो कहीं न कहीं इस यात्रा के द्वारा मैं समझता हूँ कांग्रेस एक बहुत बड़ा मैसेज देश के नागरिकों को देना चाहती है। अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अर्शप्रीत, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए। कांग्रेस किस एजेंडे पे चल रही है, क्या मकसद इस यात्रा के जरिए क्या करना चाहते हैं? वो ये है, मिले कदम जुड़े वतन। ये आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, ये हमेशा जो है हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, लोगों की मन की बात सुनते नहीं। हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ताकि भारत जुड़ सके, जो बीजेपी और अन्य पार्टी द्वारा तोड़ा गया है टाइम एंड अगेन। पहली बात तो यह देखिए कि बीजेपी ने पहले तो जो टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकारों को गिराया। दूसरा, फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा हमला किया। यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई। तो इन सब चीजों का जो है असर हुआ है पूरे भारत पे, जिसकी वजह से भारत टूटा। तो अब बिकॉज बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को तोड़ने के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी मेक श्योर करेगी कि भारत जुड़े। और इसके लिए हम 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे, पद यात्रा करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी खुद चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, सवाल पूछेंगे नहीं, सवालों के जवाब जरूर देंगे। उनकी मुश्किलें, उनके इश्यूज, उनके ग्रीवेंसेस सब कुछ सुना जाएगा, क्योंकि मोदी जी जैसे अपने मन की बात नहीं करेंगे, लोगों के मन की बात सुनेंगे। और चौथी बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो बड़े लोग जानना चाहते हैं, बीजेपी के बड़े इच्छुक हैं, उनको मैं एक चीज बता दूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत जो है वो एक सुर में बोले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई किसी तरीके का बायस ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, सब एक बराबर हो। जो बेसिकली बीजेपी ने, आप देखिए उदाहरण के तौर पे गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और न जाने कितनी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, इन्होंने सरकारों को टॉपल कर दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन किया है। तो इन चीजों की वजह से बहुत बुरा असर पड़ता है हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के लॉ पे। जी, एक सवाल, ये जो 12 राज्यों से आपकी यात्रा होकर गुजरेगी, पूर्वोत्तर का रुख आपने क्यों नहीं किया? आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? पूर्वोत्तर का रुख क्यों नहीं किया इस यात्रा के जरिए? देखिए, पहली बात कि यात्रा जब पॉलिटिकल नहीं है, और यात्रा बेसिकली हैज अ लॉट टू डू विद कनेक्टिंग द पीपल, लोगों को जोड़ने की बात है, एक रूट है। अब रूट में कुछ चीजों को कंसिडर किया जाता है, ठीक, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट हो गया, कन्वीनियंस हो गई, मेक श्योर कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके। एक पॉइंट और अर्शप्रीत जी, ठीक है, आपने दे दिया हवाला कि 12 राज्यों से ही क्यों। विपक्ष तो बहुत बड़ा है, व्यापक मंच है, सिर्फ कांग्रेस अकेले दम पर ये यात्रा करना चाहती है? आपने अपने साथियों को या तमाम जो आप थर्ड फ्रंट की लगातार बात करते हैं कि इस बार एनडीए वर्सेस जो थर्ड फ्रंट है वो होगा, उसके कुछ सहयोगियों को अपने साथ क्यों नहीं लिया? कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा तो है,
ये नहीं, लेकिन मुद्दे तो पॉलिटिकल है ना। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे मुद्दों को उठाना चाहते हैं जनता के बीच में जाकर। तो यही तो मुद्दे तमाम जो विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो उनको अपने साथ क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, ये मुद्दे पॉलिटिकल नहीं है। ये तो बीजेपी इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स करती है, वो अलग बात है। लेकिन ये मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं। लोगों की आवाज कोई सुनने के लिए नहीं है सरकार में। सरकार बहरी, गूंगी और अंधी हो चुकी है। और सरकार जो चीज नहीं कर सकती वो चीज कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरे देश में पैदल 3500 किलोमीटर मोदी साहब तो चौपर से, जहाज से, बड़ी बड़ी रेंज रोवर से उतरते नहीं है। राहुल जी खुद पैरों पे ऑन फुट ही वुड बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट। तो देयरफॉर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। अगर पॉलिटिकल मोटिव होता तो आपको दिखाई देता कि सारे देश की ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी होती। लेकिन यहाँ पे मोटिव सिंपल है, वो है लोगों से जुड़ना, भारत को जोड़ना, जो बीजेपी ने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये हमारा मोटिव है और भारत को जोड़ करके दिखाएंगे बहुत जल्दी। आप 100 दिनों में देखेंगे। पीयूष पंत जी, आपने सुन लिया अर्शदीप जी को, जो कि अर्शप्रीत जी को। सवाल जो जवाब था उनका काफी गोलमोल था, लेकिन आप लोगों की समीक्षा क्या कहती है? कांग्रेस अपने अकेले दम पर यात्रा क्यों कर रही है? अगर विपक्षियों को अपने साथ मिलाती तो क्या जिन मुद्दों को उठा रही है और भी दमदार तरीके से उठा पाती? देखिए, ये चूंकि कांग्रेस की एक्सक्यूज मी, कांग्रेस के रिवाइवल की एक यात्रा है, एक तरह से मैं मानता हूँ। कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत बनाना है, 2024 का लक्ष्य है। तो कांग्रेस इसमें लीड है। बाकी जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। निश्चित रूप से जो सवाल आपने पूछा कांग्रेस प्रवक्ता से, तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि कांग्रेस ने ये यात्रा खुली रखी है, ये यात्रा कांग्रेस ने, इसीलिए कांग्रेस का झंडा भी नहीं लेके चल रहे हैं वो, क्योंकि ये खुली है, इसमें जनता जुड़ सकती है, जो चाहे जुड़ सकता है, विपक्षी दल भी जुड़ सकता है, क्योंकि अगर वो मानता है ये मुद्दे हैं जनता के, तो वो जगह जगह पे वो भी जुड़ सकता है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन इसमें कांग्रेस ने ये तय किया है भारत जोड़ने का, लोगों के दिलों को जोड़ने का। भारत जोड़ने से मतलब है ये नहीं कि फिजिकल लेवल में भारत बटा हुआ है, दिल जो है, दिल तोड़े जा रहे हैं। एक जो हेट की जो फीलिंग पैदा की जा रही है धर्म और जात के आधार पे, हर चीजें जात के आधार पे तय हो रही हैं, हर चीजें धर्म के आधार पे तय हो रही हैं। समुदायों के खिलाफ जो है जनभावना जो है कि वो उग्र की जा रही है, हिंसा का माहौल बढ़ रहा है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा जो महंगाई, बेरोजगारी तो बेइंतहा बढ़ते ही जा रहे हैं। बेरोजगारी के नए आंकड़े आए हैं जो किस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये है, इसमें जो चाहे उसका स्वागत है। कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस की ये जन यात्रा है और कांग्रेस चाहती है कि चाहे जिसका, ऐसे उन्होंने कैटेगराइज भी किया है कि जहां से रास्ता से नहीं जा रही है उसके बगल के जो राज्य है वहां से लोग आ सकते हैं। वो स्थानीय नेता तो उसमें शामिल होना ही है, लेकिन बगल के राज्यों के लोग भी जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें विपक्षी दल भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की एक इस तरह की यात्रा नहीं है कि जिसमें सिर्फ कांग्रेस का ही वर्चस्व रहेगा। कांग्रेस ने ये एक शुरुआत करी है लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए और देश के हित में लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, और जो माहौल है उसको, माहौल को एक सकारात्मक माहौल इस देश में पैदा करने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें जिसका भी योगदान हो सकता है वो चाहे तो जुड़ सकता है, विपक्षी दल भी जुड़ सकते हैं इसमें। बिल्कुल उपाध्याय जी, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस बहुत एक्टिवली, अग्रेसिव तरीके से मुद्दों को उठा रही है। हम देखते हैं कई फ्रंट पर राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हल्ला बोलते हैं अहम मुद्दों को लेकर, गंभीर विषयों को लेकर, और पूरी गंभीरता के साथ। अब यही जब जमीन पर जुड़ेंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये वर्चस्व की जंग है, साख बचाने की जंग है, तो हो सकता है इसमें कामयाबी मिले कांग्रेस को। ये तो समय बताएगा कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और भारत जोड़ने की जहां तक जो नारा है, मैं तो ये कहूंगा जनता को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस जब जनता से जुड़ेगी, कांग्रेस को जनता वोट करेगी और सत्ता में लाएगी, तो स्वाभाविक कि कुछ बदलाव आएंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि धर्म जाति से अलग, और कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। भाई अमीर और गरीब तो पहले भी था, भाई आप भी सत्ता में थे तब भी गरीबी थी, गरीब थे और अमीर भी थे। किस तरीके से उसको बराबर लाया जाएगा, वो रोड मैप एक्चुअल में कम से कम जनता के सामने लाना चाहिए। और मैं सुन रहा था, अभी कह रहे थे कि धर्म और जाति, अरे भाई धर्म जाति ये बंटवारा, इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था।
तो आप कैसे नकार सकते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, जाति नाम की कोई चीज नहीं है। और जब भारत का बंटवारा हुआ उस समय तो बीजेपी नहीं थी, नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन ये यथार्थ है। भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके बेसिस पे। आप कहते हैं धर्म के बेसिस पे भेदभाव होना चाहिए जी, आप कहते हैं कि धर्म के बेसिस पे भेदभाव होना चाहिए। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं अर्शप्रीत जी, उन्होंने उपाध्याय जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि ये पहले से ये रीत, ये परंपरा पहले से आपका जब शासनकाल था तब भी ये हुआ करता था। मेरा सवाल बीजेपी से ये है। नहीं सर, वो बीजेपी से नहीं है अर्शप्रीत जी। जी अभी जो बोल रहे थे वो दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तो जमीनी हकीकत बता रहे हैं। मैं अगर बीजेपी के यहाँ पे प्रवक्ता है, यहाँ पे प्रवक्ता अगर बैठे, बिकॉज मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं देती। नहीं अर्शप्रीत जी, दोनों हमारे साथ जो सज्जन हैं वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जमीन की सच्चाई बता रहे हैं, कांग्रेस को क्या करना है वो बता रहे हैं। एक सवाल अर्शप्रीत जी मेरे बीच में, अर्शप्रीत जी बेशक आप लोग भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा संकल्प है, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अपने लोगों को, अपने नेताओं को आप लोग नहीं जोड़ रहे, जो नाराज हो रहे हैं और चले जा रहे हैं कांग्रेस से दूर, तो पहले उनको जोड़ना चाहिए। जब तक उनको आप नहीं जोड़ेंगे, उनके मन से मन नहीं मिलाएंगे, तब तक भारत की जनता कैसे आपके साथ रहेगी? देखिए, जहां तक तो भारत जोड़ो यात्रा की बात है, मैंने आपको बताया ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस जोड़ो की बात की, अब देखिए बीजेपी भी ये बात करती है कि आप कांग्रेस को जोड़िए। मैं बीजेपी को जरा जवाब दे दूं कि कांग्रेस तो जुड़ी है, जुड़ी थी और जुड़ी रहेगी, लेकिन आप तो ढोंग करते हैं जुड़े रहने का। अडवाणी साहब कहाँ है? वो अडवाणी साहब ना राज्यसभा में दिखते हैं, ना लोकसभा में दिखते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं। फिर आपके सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उनको ना आप बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, ना उनको आप रिवॉर्ड कर सकते हैं। अरे लेकिन अर्शप्रीत जी, इनके जो दिग्गज हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम आरोप तो नहीं लगाते बीजेपी पर, लेकिन गुलाम नबी आजाद अभी ताजा मामला, सर पीछे क्यों जाना अर्शप्रीत जी? मैं उस पे गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता अलग होते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस बौखला रही है मेरी नई पार्टी बनाने से। अब देखिए, गुलाम नबी आजाद जी पे आता हूँ। गुलाम नबी आजाद जी के आप लेटर को उठा करके देखिए, जो रेजिग्नेशन लेटर है उनका 5 पेज का, उसमें उन्होंने लिखा कि 2012 में ये दिक्कत थी, 2011 में ये दिक्कत थी, जो आज से 10-10, 11-11 साल पुरानी बातें हैं। तो यहाँ से पता एक चीज का लग जाता है कि गुलाम नबी आजाद जी जो थे उनके दोहरे मापदंड थे, क्योंकि अगर दिक्कत थी 2012 में तो छोड़ देते पार्टी, तभी आवाज उठाते, लेकिन 10-11 साल उन्होंने एक भी शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं कहा। कोई नया नाम नहीं है अर्शप्रीत जी, कोई नया नाम नहीं है सर। जो भी बड़े बड़े दिग्गज गए उन्होंने कहा कि हमने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं, कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रह गई, ऐसे आरोप लगाते हैं अर्शप्रीत जी। तो मुझे जवाब देने का टाइम दीजिए मैडम, आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे अगर बुलाया तो जवाब देने का टाइम दीजिए। पहली बात कि वो तब नहीं छोड़ के गए पार्टी जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, जब सीएम थे, जब यूनियन मिनिस्टर थे, जब राज्यसभा मेंबर थे, जब और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे, तब छोड़ करके गए जब ये पोर्टफोलियोज नहीं थे। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की एक चीज पता लगती है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र आज भी कायम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी कायम है। हमारे लीडर्स अगर छोड़ करके जाते हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। क्या बीजेपी में ऐसा हो सकता है? बीजेपी के 7 मुख्यमंत्री 5 महीनों में रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री तक नहीं बोल पाता। बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, साइडलाइन हो जाते हैं, एक भी शब्द नहीं बोल पाते। तो ऐसा डंडा तंत्र, ऐसा भय तंत्र हमें कभी नहीं चाहिए। लेकिन इसे अनुशासन भी कह सकते हैं अर्शप्रीत जी, इसे अनुशासन का नाम भी दिया जा सकता है। ऐसा ये देखिए, अगर किसी को ये अनुशासन लगता है कि कोई लीडर अपनी पार्टी में ना बोल सके, अपनी पार्टी को छोड़ करके पार्टी के बारे में ना बोल सके, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। तीसरी बात, मैं एक चीज बता दूं मैडम, कांग्रेस पार्टी अगर पार्टी है तो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, अपने वर्कर्स की वजह से, बिल्कुल ये चीज राहुल गांधी जी की सोच है। तो अगर एक समुद्र में से, एक ओशियन में से एक आधी बाल्टी पानी की निकल जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो हमें सवाल करती है परिवारवाद पे, मैं पूछता हूँ बीजेपी को, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों लेकर के अपनी पार्टी में? आपने परिवारवाद के, आपको इतना बुरा लगता है उनको आपने मिनिस्ट्री का ओहदा दे दिया है। और तीसरा, बीजेपी कहती है कि करप्शन है जी, ये है जी, वो है। अगर करप्शन से इतनी दिक्कत है, आईटी ईडी के केसेस से इतनी दिक्कत है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन पे ईडी का, आईटी का केस चल रहा है,
उनके साथ अलायंस क्यों किया आपने? और तीसरी बात, अब बीजेपी जिसकी वजह से आप देखिए हमारा महंगाई दर, हमारी इन्फ्लेशन रेट, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी रेट, हमारी पॉवर्टी, हमारी जितनी हिंदुस्तान के इश्यूज हैं, चाहे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है और कोई भी इंडेक्स है, सब में हम पीछे रह गए हैं क्योंकि गवर्नेंस नहीं हो रही है, सिर्फ जनता वो आंक मार्केटिंग रही हो है रही सर, है। जनता तो सब कुछ देखती है। पीयूष पंत जी, ये मेरा सवाल था कि जनता सब देख रही है। बेशक कांग्रेस चाह रही है कि लोग जुड़ें, कार्यकर्ता जुड़ें, संगठन मजबूत हो, लेकिन जनता के बीच में परसेप्शन है कि कांग्रेस अपने लोगों को, अपने वरिष्ठ नेताओं को जब नहीं रख पा रही और जब वो जाते हैं तो बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए इसे कैसे देखें? देखिए, ये एक संगठन का अपना जो एक लोकतांत्रिक माहौल होता है, उसके तहत भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और जनता को बुरा लगता है निश्चित रूप से कि जब इस तरह के आरोप लगाते हैं जो संगठन से निकल जाते हैं। लेकिन अब चूंकि इस तरह के नेता हैं जिनके अंदर वो नैतिकता अब नहीं दिखाई देती है, जो जो लगभग 48 साल अगर किसी संगठन के साथ रहे हैं, संगठन ने को उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और संगठन ने भी उनको इनाम, उनको काफ़ी कुछ सम्मान दिया है, उसके बावजूद अगर आप संगठन के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, तो ये एक इस तरह की चीज़ें जनता को भी पसंद नहीं आती हैं, अगर आप सच पूछिए तो। क्योंकि जनता इन नेताओं को भी देखती है कि कल तक आप क्यों चुप थे। ये सवाल जो जनता भी पूछती है कि आज ही क्या आपको लगा कि साहब ये पार्टी ठीक नहीं है। तो जनता तो निर्णय करती है चुनाव के समय में, लेकिन जनता का निर्णय करने के लिए जरूरी है कि संगठन जनता तक पहुंचे भी, अपनी बात को पहुंचाए भी। तो कांग्रेस की कमजोरी ज्यादा ये है कि कमजोर संगठन उसका रहा है। जनता से उसका एक जो है कि संवाद जो है, वो संवादहीनता की स्थिति में वो पहुंच चुके हैं। तो उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है उनकी बातों को, क्योंकि मीडिया ज्यादातर बातें जो है सत्ता पक्ष की ही दिखाता है। तो विपक्ष की बातों को जो है आप जनता के बीच में जाके ही जो है उनसे संवाद करके ही समझा सकते हैं क्या है। तो मुझे लगता है कि वो करना जरूरी है। तय तो जनता ही को करना है, लेकिन जनता भी इस तरह की चीजें पसंद नहीं करती कि कोई नेता जो है कि अपनी संगठन को ही जो अपशब्द कहते हुए निकल जाए। तो संगठन, और देखिए किसी भी संगठन के जीवन में ये लगा रहता है, और ये बात है कि संगठन अगर लोकतांत्रिक होगा तो उसमें ये प्रक्रिया ज्यादा दिखाई देगी। संगठन में जहाँ जो है कि एक डिसिप्लिन से बधा होगा, तो ये मेन डिफरेंस है सर। बीजेपी, उपाध्याय जी, बीजेपी में अनुशासन है, जैसा कि अर्शप्रीत भी जिक्र कर रहे थे कि वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता, तो क्या हम इसको अनुशासन के तौर पर भी ले सकते हैं? और लेकिन यही नेगेटिव एस्पेक्ट कांग्रेस का, यहाँ पर लोग खुलकर बोलते हैं, खुलकर आक्षेप लगाते हैं। कुछ भी बोला जाए, ना आडवाणी जी ने पार्टी छोड़ी है, न सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पार्टी छोड़ी है। यानी वो विचारधारा के साथ कल भी खड़े थे तो आज भी खड़े हैं। उनको कोई पद मिला है या नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वहाँ नैतिकता जो शब्द है जो अभी बोला जा रहा था, वो अपना अर्थ खो चुका है। लोकतंत्र में आज एमएलए बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पैसे का बोलबाला हो रहा है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। और जब व्यवसायीकरण हो जाएगा तो व्यवसाय में कोई घाटे के लिए व्यवसाय नहीं करता, व्यवसाय होता है फायदे के लिए होता है। और जब व्यवसाय राजनीति बन जाएगी तो राजनीति में नैतिकता कहाँ बची है? वहां फायदा, कहाँ से पैसा मिल सकता है, मलाईदार पोस्ट मिल सकती है, सत्ता में भागीदारी मिल सकती है, कई पैरामीटर हैं। और देखिए कोई भी व्यक्ति है छोड़ के जाता है, व्यक्ति की पहचान संगठन से होती है, संगठन की पहचान व्यक्ति से नहीं होती है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हैं, चाहे वो सिंधिया हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हैं। देखिए उनकी पहचान कांग्रेस से थी, कांग्रेस की पहचान इन नेताओं से नहीं थी। कांग्रेस जिस तरीके से यात्रा कर रही है अच्छी बात है, और ये समय बताएगा कि जनता से किस तरह कनेक्ट कर पाते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस एक कमजोर राष्ट्रीय दल है, उसके पास कार्यकर्ता है पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, लेकिन उसको होमवर्क नहीं मिल पाता। और होमवर्क कौन देगा? बिल्कुल, होमवर्क पार्टी आला कमान। बिल्कुल बिल्कुल। अर्शप्रीत जी, आपकी इस यात्रा के संकल्प को सिद्धि और शक्ति मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं खुद भी जो हूँ तमिलनाडु में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ एंड मेक श्योर किया जाएगा कि भारत पे जो बीजेपी ने बेसिकली इम्प्लीकेशंस ढाई हैं, जो जिसकी वजह से टूटा है भारत, उसको जोड़ा जाए इस यात्रा की वजह से। और बीजेपी को कुछ सलाह भी हम देंगे कि आप मोदी जी की मन की बात तो करते हैं, लोगों की मन की बात सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी मन की बात बहुत सुन ली है हमने, अब थोड़ा हम हमारी भी बात सुना कीजिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अर्शप्रीत जी, पीयूष पंत जी शुक्रिया, आरबी उपाध्याय जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत आज कांग्रेस की, और मंशा यही है कि 12 राज्यों से गुजरेगी, लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी और 2024 के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप को मजबूत करेगी। तो मिशन 2024 के मोड में कांग्रेस भी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।